अभी तक बच्चों हम जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं वो समझ चुके हैं। गैमेट फॉर्मेशन हम समझ चुके हैं, कैसे क्रॉस किया जाता है वो भी हम पनेट स्क्वायर में समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे मेंडलिज्म। मेंडलिज्म मतलब वो पार्ट जहां पर मेंडल ने अपने काम किए थे, जिस टाइम पर मेंडल ने अपने काम किए थे उसी को हम मेंडलिज्म कहते हैं। मेंडल के आधार पर जेनेटिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मेंडल के आधार पर 3 भाग है। मेंडल से पहले की जो जेनेटिक्स होती है उसे हम कहते हैं प्री मेंडलिज्म, मेंडल वाली को नाम दे देते हैं मेंडलिज्म, और बाद वाली को नाम दे दिया जाता है पोस्ट मेंडलिज्म। तो मेंडल के आधार पर ये 3 तरह की है। अब बच्चों जो प्री मेंडलिज्म है, मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, वो आज के टाइम पर अप्लाई नहीं होती है। उस टाइम जो बातें कही गई थी आज के टाइम पे अप्लाई नहीं होती है, ना ही आज के टाइम पे बुक्स में लिखी जाती है। तो हम उन बातों को नहीं समझेंगे। मतलब प्री मेंडलिज्म हमारे काम का नहीं है। हमें जो समझना है वो केवल 2 सेक्शन है, एक मेंडलिज्म और दूसरा पोस्ट मेंडलिज्म। मेंडलिज्म कौन सा पार्ट है? जिसमें मेंडल ने अपने काम किए थे। मेंडल ने वंशागति से रिलेटेड जो भी संबंधित बातें सिखाई थी वो सारा मेंडलिज्म पार्ट है। और मेंडल से आगे की जो जेनेटिक्स हुई थी उसको हम कहते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। इन 2 पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेंडलिज्म। मेंडलिज्म मतलब वो टाइम, वो समय जब मेंडल ने अपने कार्य किए थे। हम यहां पर पहले मेंडल के बारे में कुछ खास बातें यहां पर समझे। ये बच्चों मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल। इनके डेट ऑफ बर्थ थी 1822 और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। मतलब जन्म 1822, मृत्यु 1884, 1884 में। अच्छा, मेंडल बच्चों ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ढंग से सुना, ऑस्ट्रिया कंट्री के हिजेंडोर्फ स्टेट के साइलेसिया विलेज में हुआ था। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया कंट्री के हाइजेंडोर्फ, एक स्टेट का नाम है, और वहां पर एक विलेज था साइलेंसियन विलेज। यहां पे बच्चों इनका जन्म हुआ था। ये बच्चों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन पूरी कर ली तो बाद में ये एक स्कूल टीचर बने थे। वहां बच्चों को ये फिजिक्स समझाते थे, मैथमेटिक्स समझाते थे और नेचुरल साइंस समझाते थे। नेचुरल साइंस मतलब बायोलॉजी, आज के टाइम पे हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। तो ये बच्चों को 3 चीजें सिखाया करते थे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी। अच्छा, ये चीजें ये बच्चों को वहां पर सिखाया करते थे। जब ये स्कूल टीचर बने थे तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हायर एजुकेशन भी करें, कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया जाए। तो हायर एजुकेशन भी करनी थी, एक्सपेरिमेंट भी करनी थी। तो ये बाद में ब्रोन सिटी गए थे। वहां पे बच्चों इन्होंने हायर एजुकेशन भी ली और अपने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। अच्छा, उसी सिटी के अंदर ये एक चर्च के अंदर पादरी का भी काम करते थे। तो खास बात और ये भी थी, मेंडल ने ब्रोन सिटी का नाम है ऑस्ट्रिया की, में अगस्टियन मोनेस्ट्री, एक चर्च का नाम है, में पादरी का काम किया करते थे। मतलब ये पादरी भी थे, बच्चों को पढ़ाते भी थे, पादरी का काम भी करते थे और साथ ही साथ रिसर्च भी कर रहे थे। मेंडल ने अपनी जो रिसर्च की थी उद्यान मटर पे, पाइसम सटाइवम, इसे हम गार्डन पी के नाम से भी जानते हैं, पाइसम सटाइवम। ये गार्डन पी बच्चों वही मटर है जिसे हम खाने में यूज करते हैं, जो खाने में मटर खाते हैं ना, वही मटर पे इन्होंने कार्य किया था। अच्छा, इन्होंने 7 वर्षों तक लगातार मटर पर कार्य किया। 7 वर्ष, कब से लेकर कब तक? 1856 से लेकर 1863, मतलब 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल तक लगातार इन्होंने कार्य किया। ये जब अपने कार्य कर रहे थे तो ये अपने कार्य बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया करते थे, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते थे। जितना भी कार्य करते थे हर चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते थे। इन्होंने 7 साल में कई तरह के क्रॉस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ऐसे कई क्रॉस हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब क्रॉस मेंडल परफॉर्म किया करता था। अच्छा, मेंडल जब ये क्रॉस करता था तो हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन रखता था कि आज उसने मान लीजिए कि इतने बीज लिए, मटर के बीज लिए, इस लाइन में उन्होंने ग्रो किया, तो अपनी डायरी में सब लिखता था कि इतने मटर के बीज लिए, इस लाइन में उसको ग्रो कराया, इतने दिन में उसमें जर्मिनेशन हुआ, मतलब अंकुरित हुआ, कितने दिन में उसमें फ्लावर बने, फिर किसका संकरण कराया, हर चीज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, ये मटर के पादप पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? संकरण का, मतलब एक मटर के पादप का दूसरे मटर के पादप के साथ क्रॉस करवा रहे थे और देखना चाहते थे कि अगली संतति में क्या जाता है। इन चीजों से संबंधित उन्होंने यहां पर कई तरह के क्रॉस किए। अच्छा, जब इस तरह के वो प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने लगभग 7 साल, मतलब 1863 तक अपने कार्य किए। जब इन्होंने अपना कार्य खत्म कर लिया तो इन्होंने सोचा कि क्यों न इन कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए। अब बात आती है लोगों तक कैसे पहुंचाए।
तो लोगों तक पहुंचाने के लिए फिर बच्चों एक साइंस की मैगजीन काम में ली जाती है। आज के टाइम पे भी साइंटिस्ट यही करते हैं कि जब अपनी रिसर्च खत्म कर लेते हैं, जो भी उसके निष्कर्ष निकलते हैं, उन निष्कर्षों को लोगों तक पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका था कि साइंस की मैगजीन। आज के टाइम पे भी बहुत फेमस मैगजीन आती है, उसमें उन साइंस की मैगजीन में साइंटिस्ट का पेपर छपता है, फिर दूसरे साइंटिस्ट लोग उसको पढ़ते हैं और फिर वो बात आगे तक पहुंचती है। मेंडल ने भी यही किया था। इन्होंने अपने जितने भी निष्कर्ष निकाले थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस के, उन निष्कर्षों को एक पेज पर लिखा और उस जमाने की एक मैगजीन में इन्होंने छापा था। वो मैगजीन का नाम क्या था वो हम समझते हैं। तो यहां पर एक खास बात, और मेंडल ने, अगर हम यहां पर देखें तो मेंडल ने अपना कार्य आरंभ किया था 1856 में, कार्य समाप्त किया था 1863 में। इन्होंने अपना कार्य मैगजीन में जो पब्लिश किया था 1865 में, यह भी याद रखना बेटे, 1865 में इन्होंने अपना कार्य मैगजीन में पब्लिश किया था। बात आती है वो मैगजीन, उस जर्नल का नाम क्या है? तो उस जर्नल का नाम था नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन। नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन मतलब एक जर्नल है, एक मैगजीन है। जैसे होता है ना मैगजीन आती है साइंस की मैगजीन, जैसे अपना एक मॉड्यूल ही मान लीजिए, एलन का अपना मॉड्यूल है, तो वो एक मैगजीन हो गई। अच्छा, उस मैगजीन का नाम क्या था? नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन। अब वो जो मैगजीन थी, उस मैगजीन के अंदर उस मैगजीन को पब्लिश करने वाले प्रकाशक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। जैसे आप मॉड्यूल पढ़ते हो तो ये मॉड्यूल को प्रकाशित कौन करता है? एलन। तो इसी तरह से इस मैगजीन को प्रकाशित करने का काम नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो थे। अब जो उस मैगजीन के अंदर कई सारे साइंटिस्ट लोगों के पेपर छपते थे, उसमें एक पेपर मेंडल का भी छपा था, और मेंडल ने जो पेपर छापा था उसका शीर्षक दिया था, हेडिंग दी थी, इन्होंने हेडिंग दी थी एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, ये बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी कोई खास नहीं, लेकिन ये बातें वेरी इंपॉर्टेंट। इन 3 बातों को तो अच्छे से ध्यान रखना है। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस मैगजीन में छापा था, ये बस समझाने के लिए। तो एक बार फिर समझ लो, 1856 में कार्य प्रारंभ किया, 1863 तक काम किया, 7 साल तक कार्य किया। 1865 में इन्होंने अपना कार्य मैगजीन में पब्लिश किया। उस मैगजीन का नाम था नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन, उसके प्रकाशक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, वही जगह का नाम। और एक्सपेरिमेंट, उस जो पेपर जो उन्होंने छापा था उसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जब मेंडल का ये पेपर उस मैगजीन में छपा, फिर वो मैगजीन बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के पास जाती है। मेंडल सोच रहा था कि उसने जो कार्य किया है बहुत ही यूनिक कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है, और लोग बाग उसके कार्य को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करेंगे, मतलब उसे बहुत सराहना मिलेगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या, मेंडल ने ये जो मैगजीन यूज की थी, नेचर फॉरेस्ट एंड वेरीन, ये जो मैगजीन यूज की थी, इस मैगजीन को ज्यादातर वैज्ञानिक पढ़ते ही नहीं थे। मतलब ये इतनी फेमस मैगजीन नहीं थी। मेंडल ने गलती कर दी, फेमस मैगजीन में नहीं छापा, उन्होंने ऐसी मैगजीन में छाप दिया। तो इन्होंने जिस मैगजीन में छापा था इतनी फेमस नहीं थी। और दूसरी बात, मेंडल ने जब अपने कंक्लूजन लिखे थे तो अपने कंक्लूजन इन्होंने सारे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन किए थे। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष मैथमेटिकल फॉर्म में, डायहाइब्रिड मैथमेटिकल फॉर्म में। और जब इस तरह की मैथमेटिक्स लगाई गई तो उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे उन्हें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई। मतलब 2 बातें हो गई, एक तो मैगजीन अच्छी नहीं थी, और जिस तरह से उन्होंने छापा था मैथमेटिक्स बहुत यूज की थी, तो इस वजह से उस टाइम के ज्यादातर वैज्ञानिक उनकी बात को समझ ही नहीं पाए। मेंडल का ये जो पेपर है ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, और जब मेंडल का ये पेपर समझा ही नहीं गया तो उस वजह से ज्यादातर वैज्ञानिकों ने मेंडल की तारीफ ही नहीं की। और जब तारीफ नहीं मिली तो मेंडल ने सोचा कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, मतलब मुझे इतनी सराहना नहीं मिल रही है, मुझे इतनी तारीफ नहीं मिल रही है, मतलब मेरे कार्य में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना कार्य किसी न किसी अच्छे साइंटिस्ट को दिखाया जाए, मतलब अच्छे साइंटिस्ट को दिखाया जाए, चेक कराया जाए कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की, अगर कोई गलती की है तो बताएंगे, उसको ठीक करेंगे। अच्छा, इसी सोच के साथ उस जमाने के एक साइंटिस्ट थे कार्ल नेगली। कार्ल नेगली से मिलने पहुंचे। कार्ल नेगली साहब को इन्होंने जैसे अपना पेपर दिखाया कि साहब मैंने ये रिसर्च की है, तो कार्ल नेगली समझ गए कि ये रिजल्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि वो बड़ा यूनिक रिजल्ट था। अभी तक ऐसा रिजल्ट किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं छापा था, लेकिन मेंडल ने वो छाप दिया था। अब कार्ल नेगली को ये बात समझ तो आ गई, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे से जलन भी बहुत होती है, वही जलन थे एक दूसरे से। तो जब जलन की वजह से हुआ क्या, कार्ल नेगली ने मेंडल को ये बताया कि आपने जो काम किया ये तो केवल मटर के पौधे पर किया है, आपके निष्कर्ष केवल मटर के पौधे पे है, हम इसे
फाइनल निष्कर्ष तब मानेंगे जब यही निष्कर्ष दूसरे पौधों पे भी आए। और बात भी सही है कि दूसरे पे भी उसी तरह के निष्कर्ष आना चाहिए। मेंडल ने बस यहीं पर एक गलती कर दी। मेंडल ने कार्ल लेग्ली से पूछा कि आप बताइए मुझे किस पादप पे कार्य करना चाहिए। तो कार्ल लेग्ली साहब ने उनको जवाब दिया कि जाके हिरेशियम का एक पादप आता, हिरेशियम का पादप, उस पादप के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करो। मेंडल बच्चों फिर अपनी लैब के अंदर, जहां पे उनका रिसर्च एरिया था, जहां उनका एरिया था, मतलब गार्डन जहां था जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उस गार्डन में से सारे मटर के पौधे बाहर फेंके गए और वहां पर हायरेशियम का पौधा लगाया गया। और जब हायरेशियम के पौधे पे भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया तो मेंडल को वहां पर रिजल्ट नहीं मिला। जो रिजल्ट मटर के पौधे पे मिला था वो यहां मिला ही नहीं। और जब रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था, तो मेंडल ने सोचा कि यहां रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट में कोई दम नहीं है, क्योंकि यहां भी आना चाहिए था। यह बात कार्ल लेग्ली पहले ही जानते थे। कार्ल लेग्ली को पता था कि मेंडल के निष्कर्ष तभी आ सकते हैं जब उस पादप में या तो स्वपरागन हो या परपरागन हो, या तो सेल्फ पोलिनेशन हो या क्रॉस पोलिनेशन हो। लेकिन हिरेशियम के उस पादप के अंदर ना तो सेल्फिंग होती थी, मतलब सेल्फ पोलिनेशन होता था, ना क्रॉस पोलिनेशन होता था, उसमें तो पार्थेनोजेनेसिस होती थी। और पार्थेनोजेनेसिस की वजह से मेंडल को वहां निष्कर्ष नहीं मिले, मतलब कोई उन्होंने रिजल्ट ही नहीं मिला। और हिरेशियम के पौधे पर जब उन्होंने रिजल्ट नहीं मिला तो फाइनली उन्होंने सोचा कि मेरे काम में दम नहीं है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिए, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिए। फिर बच्चों धीरे धीरे टाइम बीतता गया, और फिर ईयर आया था 1884 का। 1884 में जाकर किडनी के एक रोग की वजह से, जिसको ब्राइट डिजीज के नाम से जानते हैं, इस रोग की वजह से मेंडल की डेथ हो गई। अच्छा, तब तक मेंडल को कोई नहीं जानता था। मेंडल की डेथ हो गई, ऊपर चला गया, कोई उसको नहीं जानता था। किसी भी बुक में मेंडल का नाम ही नहीं था, मतलब मेंडल की डेथ हो गई फिर भी कोई नहीं जानता था। फिर बच्चों धीरे धीरे टाइम बीतता गया, और फिर ईयर आता है 1900 का। और 1900 के अंदर तीन वैज्ञानिक एक साथ आते हैं। 1900 के अंदर तीन वैज्ञानिक एक साथ आते हैं जो मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करते हैं। मतलब टाइम बीतता गया, 1900 वाला ईयर आया और तीन साइंटिस्ट एक साथ मार्केट में आए और मेंडल के कार्यों की पुनः खोज कर रहे हैं। ये तीन वैज्ञानिक में पहले थे कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, ह्यूगो डिवरीज हॉलैंड के रहने वाले हैं, एरिक वैन शेरमैक, ये बच्चों ऑस्ट्रिया कंट्री के रहने वाले। तीन वैज्ञानिक, तीनों अलग अलग देश के रहने वाले, आपस में कोई संबंध नहीं। अच्छा, तीनों का कार्य भी अलग अलग है, अलग अलग प्लांट पे कार्य कर रहे हैं। ये मक्के के पौधे पर कार्य कर रहे थे, इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पौधे पर कार्य किया, और इन्होंने विभिन्न पुष्पीय पौधों पर प्रयोग किए। तो बताओ, तीन साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के अलग अलग पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ, एक्सपेरिमेंट तो वही हाइब्रिडाइजेशन का ही कर रहे थे। इन तीनों वैज्ञानिक ने भी सोचा कि हम भी क्यों ना अपने निष्कर्ष निकालें और वही साइंस की किसी न किसी मैगजीन में छापे। जब इन तीनों ने भी अपने संकरण के प्रयोग किए, निष्कर्ष निकाले, तो ये सोच रहे थे कि हमारे निष्कर्ष बड़े यूनिक है, हम पहली बार ऐसा काम करने वाले वैज्ञानिक बनेंगे। जब इन्होंने अपना सारे निष्कर्ष निकालिए और जब इन्होंने पेपर में छापना चालू किया, मैगजीन में छापना चालू किया, मैगजीन में छापने से पहले एक बच्चों शर्त ये होती है कि आप अपना काम तभी छाप सकते हैं जब आपसे पहले किसी और ने यह काम ना किया हो। आपसे पहले किसी और ने काम नहीं किया हो। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार पुराने कामों को भी चेक तो कर लिया जाए। जब ये पुरानी मैगजीन को ऐसे चेक कर रहे थे तो एक बार इन्हें वही मेंडल वाली मैगजीन नेचर फॉरेस्ट एंड वेरिन मिली, और उस मैगजीन के जब कुछ पन्ने पलटाए तो वहां पे लिखा मिला एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बाय मेंडल। और जब इन्होंने मेंडल के कार्य, उस मैगजीन में मेंडल के कार्य पढ़ना चालू किए, तो इन्हें समझ में आया कि जो काम हम 1900 में कर रहे हैं, ये काम तो कई साल पहले एक दादा करके जा चुका है। मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं, ये काम तो बहुत पहले हो चुका है, 1865 में हो चुका था। अरे 1865 में उन्होंने प्रकाशित कर दिया था। 1900 में जाके फिर ये काम इन लोगों को समझ में आया, और इन्होंने सोचा कि वाकई में मेंडल का काम तो बड़ा यूनिक था, जो काम हम आज कर रहे हैं ये काम तो बहुत पहले हो चुका है। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों न मेंडल को उसका पूरा हक दिलाना चाहिए। और इसी सोच के साथ ह्यूगो डिवरीज ने क्या किया, वो जो पुरानी मैगजीन थी जिसको इतने लोग पढ़ते नहीं थे, नेचर फॉरेस्ट एंड वेरिन, उस मैगजीन में से मेंडल के कार्यों को फाड़ा गया और उस जमाने की सबसे फेमस मैगजीन फ्लोरा में छापा गया। यानी मेंडल के काम को पुनः प्रकाशित करने का काम ह्यूगो डिवरीज ने किया था, और इन्होंने भी यह प्रकाशन किया था फ्लोरा मैगजीन में। 1901 में उन्होंने मेंडल के काम को पुनः प्रकाशित किया। जब फ्लोरा मैगजीन में काम छपा, फ्लोरा बहुत अच्छी मैगजीन है,
हर वैज्ञानिक इसको पढ़ता है। जब फ्लोरा मैगजीन सारे लोगों के पास गई, ये पेपर छपा, तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने मेंडल के काम को पढ़ा और फिर उन्हें समझ में आया कि वाकई में मेंडल का काम तो बड़ा यूनिक था। मेंडल भी ऊपर से देख रहा होगा, इनको अब समझ में आ रहा है। मतलब जो 1865 में काम कर चुके थे, 1900 में जाके हमें समझ में आने लगा। साइंटिस्ट लोगों को इतने साल बाद समझ में आया। कई सालों तक मेंडल के काम छिपे रहे, कई सालों तक लोगों को समझ ही नहीं आए, और 1900 के बाद फिर जितनी भी बुक्स आने लगी, हर बुक में सबसे पहला नाम ही मेंडल का ही होता है। मतलब जेनेटिक्स की शुरुआत होती है तो फिर मेंडल से शुरू किया जाता है। क्लियर? अच्छा, कार्ल कोरेंस ने क्या किया? कार्ल कोरेंस ने मेंडल के जो निष्कर्ष थे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष, डायहाइब्रिड क्रॉस का निष्कर्ष, इन निष्कर्षों को 2 नियमों में परिवर्तित कर दिया था। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के निष्कर्ष को नियम में बनाए। मेंडल ने कोई नियम नहीं दिए थे, ये नियम कार्ल कोरेंस ने दिए। हम पढ़ते जरूर कि मेंडल के नियम, लेकिन देने वाले कार्ल कोरेंस थे। और इन्होंने पहला नियम बनाया था पृथक्करण का नियम, और दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो कितने नियम बन गए? 2। लेकिन बच्चों, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोगों को हम 3 नियम समझाते हैं। एक नियम और है, और उसको कहा जाता है, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने शायद, ये प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ऐसे बच्चों यहां पर प्रभाविता का नियम, ऐसे 3 नियम थे। पढ़ते टाइम हम 3 हैं, लेकिन कार्ल कोरेंस ने इसके बस 2 ही नियम बनाए थे। अच्छा, नियम किसको कहते हैं? लॉ किसको कहते हैं? हाँ, लॉ उसको कहा जाता है जो हर जगह एक्सेप्ट किया जाए, यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो, उसको बच्चों लॉ या उसको हम नियम कह सकते हैं। अब हुआ क्या था? कार्ल कोरेंस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने, आगे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मिराबिलस जलापा प्लांट पर भी कार्य किया था। और कार्य करने के बाद ये जो प्रभाविता का नियम है, इस नियम के अपवाद को खोजा था। इस नियम के अपवाद को खोजा था। जब इस नियम के अपवाद इन्हीं वैज्ञानिक ने खोजे, तो इन्होंने इसको लॉ बनाने से, नियम बनाने से मना कर दिया था। यानी पढ़ते टाइम हम जरूर 3 पढ़ते हैं, लेकिन कार्ल कोरेंस ने बस 2 ही नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन बच्चों, जेनेटिक्स को आसान करने के लिए बाद में एक नियम और जोड़ा गया था, प्रभाविता का नियम। यह बाद में ऐड किया गया था, यह इन्होंने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इस नियम का अपवाद कार्ल कोरेंस ने ही खोजा था। अरे बात समझ में? तो ये जितनी भी बातें मैंने समझाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है, और ये ईयर भी याद रखना बेटा। कौन से ईयर में कार्य शुरू किया, कब खत्म किया, कब प्रकाशित किया, पुनः प्रकाशन कब हुआ, किन वैज्ञानिक ने पुनः खोज की, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं आउटलाइन आपसे पूछता हूं, फटाफट बोलते जाना। मेंडल का कार्य कब शुरू हुआ? यस, 19 नहीं, 1856। अच्छा, कब कंप्लीट हुआ? 1863। कब मेंडल ने अपना कार्य प्रकाशित किए? 1865। मेंडल के कार्य की पुनः खोज कब हुई? पुनः खोज 1900 में। कितने वैज्ञानिकों ने की? 3। तीनों के नाम भी याद रखना है, अपनी एनसीईआरटी में लिखे हैं सब तीनों के नाम। पहला कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड एरिक वैन शेरमैक। बात समझ में? तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखें। एक बड़ी अच्छी बात यह आती है, मेंडल ने अपने जो नियम प्रकाशित किए थे, या अपने जो बातें प्रकाशित की थी 1865 में। क्लियर? और हमें समझ में आने लगी 1900 में। और 1900 में आप देख भी रहे, 3 साइंटिस्ट एक साथ आकर मेंडल जैसे काम कर रहे हैं। यानी मेंडल के काम हमें एग्जैक्टली कब समझ में आए? 1900 में। देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक लगभग 35 साल, 34-35 सालों तक मेंडल के काम छिपे रहे। मतलब हमें समझ भी नहीं आए ऐसे क्या रीजन थे, ऐसे क्या कारण थे कि मेंडल के कार्य लोगों को इतने सालों तक समझ ही नहीं आए। तो उनको भी हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के कारण। ऐसी क्या वजह थी कि मेंडल के कार्य छिपे रहे? तो यहां पे हम उनको समझेंगे। मेंडल ने 1865 में अपना काम प्रकाशित किया था। 1900 में हमें समझ में आया कई कारण थे जिसकी वजह से काम छिपे रहे। उसमें पहला कारण, यह कारण याद रखना है, संचार व्यवस्था आसान न होने से उनका कार्य बड़े स्तर पर प्रचारित नहीं हो पाया। खास बात क्या थी? संचार की कमी। मेंडल ने अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को प्रकाशित करने के लिए जिस मैगजीन का यूज किया था, वो उतनी फेमस मैगजीन नहीं थी। ज्यादातर वैज्ञानिक उस मैगजीन को पढ़ते ही नहीं थे। मतलब मेंडल अपनी बात सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाया था, संचार की वहां कमी रह गई थी।
दूसरी एक और खास बात, मेंडल के अनुसार कारक स्थायी और विभक्त इकाई होती है, लेकिन यह बात समकालीन वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अब ये क्या कहना चाहते हैं, मेंडल एक लाइन हमेशा बोला करता था। मेंडल कहता था कि जैसे मान लीजिए कोई लक्षण है, लक्षण इंग्लिश में कहें, वेरी गुड, कैरेक्टर। इस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं। कारक इंग्लिश में कहूं तो फैक्टर। अच्छे समझना सभी, लक्षण को नियंत्रित करने के लिए क्या होते हैं, कारक होते हैं। अच्छा, फिर वो कहता था कि ये जो कारक होते हैं, ये कारक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, और साथ ही साथ ये एक विविक्त इकाई है। स्थायी होते हैं और विविक्त इकाई होती है। अच्छा, कारक कैसे होते हैं, स्थायी। स्थायी का मतलब है कि इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहेगा। और दूसरा विविक्त, विविक्त का मतलब होता है सेपरेट, किसी से मिक्स नहीं होना। मतलब ये एक विविक्त इकाई है, मिश्रित नहीं होती, किसी से इंटरमिक्स नहीं होती, कि जैसे एक कारक टी है, एक स्मॉल टी, तो ये कभी इंटरमिक्स नहीं होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे। मेंडल ने क्या बताया, एक बार फिर समझना। लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं, और कारक कैसे होते हैं बच्चों, स्थायी, मतलब चेंज नहीं होता, और विविक्त है, किसी से मिक्स नहीं होती, ना इसमें चेंज हो सकता है, ना ये इंटरमिक्स होती है। अच्छा, ये बात मेंडल ने कही थी। तो फिर उस टाइम के समकालीन वैज्ञानिक जो थे, उस समय के जो वैज्ञानिक थे, मेंडल से एक बात पूछा करते थे कि आप कहते हो कि ये मिक्स नहीं होते, ये विविक्त इकाई है, तो आप इतना बताइए फिर ये विभिन्नता कैसे आती है, ये वेरिएशन कैसे आती है। आप कह रहे हैं स्थायी, ये चेंज नहीं हो सकता, तो फिर ये विभिन्नता इस प्रकृति में कैसे आ गई, उसका रीजन बता दीजिए। मेंडल उसका रीजन नहीं बता पाते थे, और जब मेंडल उसका रीजन नहीं बता पाते तो इस लाइन को लेके साइंटिस्ट लोग उनसे हमेशा डाउट किया करते थे कि अगर ये स्थायी है तो फिर ये वेरिएशन कैसे आ रही है, उसका रीजन तो बताओ। ये बात मेंडल नहीं समझा पाते थे, ये एक मेंडल की यहां पर कमी थी। एक और खास बात क्या थी, मेंडल द्वारा अपने अध्ययन में गणित का प्रयोग उस समय के अनुसार पूर्णतः एक नई बात थी। मेंडल, ऐसा कहा जाता है कि मेंडल ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स से समझाया। बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स, ये अपने आप में एक नई बात थी, और ये शुरुआत किसने की थी, मेंडल ने। और जब मेंडल इस तरह से मैथमेटिक्स लगा ली तो उस टाइम के वैज्ञानिकों को यह बात समझ नहीं आई कि कैसे आप बायोलॉजी की प्रॉब्लम मैथमेटिक्स से सोल्व कर रहे हो। तो यह भी एक तरह से उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बात थी। एक और खास बात क्या थी, वह कारकों की उपस्थिति का कोई भौतिक प्रमाण नहीं दे सके, तथा वे न ये बता सके कि ये किसके बने होते। अब बात को समझना, मेंडल के अनुसार क्या था, लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं, यह बात तो जानते हैं आप। लक्षणों का नियंत्रण कारकों द्वारा होता, कारक मतलब फैक्टर। अच्छा, ये जो कारक है आज के टाइम पे हम इसको जीन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेंडल हमेशा कारक का कहा करता था। मेंडल जब भी बच्चों किसी से मिलता था तो हमेशा एक ही लाइन बोलता था, लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं। शाम को किसी से मिला, लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं, हमेशा वो कारक होते हैं, कारक होते हैं ही बोला करता था। तो उस टाइम के साइंटिस्ट लोग उनसे पूछ लिया करते थे, आप दिन भर कहते हो कारक होते हैं, कारक होते हैं, अब ये बताओ कि मान लीजिए ये प्लांट है, तो इस प्लांट के अंदर, इसकी प्लांट की सेल के अंदर वो कारक कहां है, वो तो बताओ। आप कह रहे हो कि इसमें कारक है, तो कारक कहां बैठा है, उसकी जगह तो बताओ, उसका प्रमाण तो दो। मेंडल इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, बस इतना सा कहता था, लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं। मतलब कारक कहां होते वो नहीं बता पाते थे, बस ये कहते थे कारक होते हैं, लेकिन कहां है, सेल में कहां छिपा बैठा है, उसके बारे में उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। अच्छा, ये जो कारक की बात चल रही है, एग्जैक्टली कारक क्या है बच्चों, जीन। और आप सभी जानते हैं जीन कहां होती है, सेल। सेल के अंदर बच्चों आप जानते हो ऐसे क्रोमोसोम होते हैं, और इस क्रोमोसोम पर ये एक छोटा सा भाग, क्रोमोसोम पर ये एक छोटा सा भाग, इसको हम कह देते हैं जीन, इसी को हम जीन कहते हैं। और मेंडल के शब्दों में यही कारक है, यही जीन क्या थी, कारक। यानी जो कारक की बात कर रहे हैं वो कारक एग्जैक्टली क्रोमोसोम पे पाई जाती है। लेकिन मेंडल ये बात नहीं बता पाता था, इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि मेंडल के समय क्रोमोसोम की खोज ही नहीं हुई थी। अरे मेंडल के टाइम क्रोमोसोम खोज ही नहीं हुए, क्रोमोसोम की खोज तो तब हुई थी जब वो मेंडल की डेथ हो रही थी उस टाइम। मतलब मेंडल के समय क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई, और जब क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई तो कारक तो वो बता ही नहीं सकता था कि कहां होते। बस वो तो एक ही लाइन बोलता था, क्या,
लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कारक होते हैं, लेकिन कहां होते हैं, किसके बने होते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। वो कुछ नहीं समझा पाता था। बताओ क्यों नहीं समझा पाता था? क्योंकि क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई। अरे जब क्रोमोसोम खोज नहीं हो पाए तो उसके अंदर की चीजें वो कहां से समझा पाएगा? लेकिन उसने ये जरूर कहा था कारक होते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, इसी तरह से एक प्रॉब्लम और आती है। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में वो प्रॉब्लम नहीं लिखी है, लेकिन बोला जाता है मेंडल का कार्य और डार्विन का कार्य लगभग साथ साथ का है। डार्विन का नाम जानते हो आप? हाँ, जिन्होंने इवोल्यूशन की बड़ी बड़ी बातें समझाई थी। दोनों का कार्य लगभग साथ का है। अच्छा, डार्विन का नाम उस जमाने में बहुत चलता था, तो जितने भी उस टाइम के वैज्ञानिक थे सारे के सारे डार्विन की बातों को सुनने में लगे। मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे सब कहां थे? डार्विन की बातों को सुनने में लगे हुए थे। मेंडल की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। और जब मेंडल की बातों को सीखा नहीं गया, समझा नहीं गया, तो मेंडल उस टाइम फेमस हो ही नहीं सकता था। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से मेंडल के काम इतने सालों तक छिपे रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छे से आंसर देना। ये जो मैंने रीजन बताया, क्या ये मेंडल के असफल होने के रीजन है? नहीं, मेंडल असफल थोड़ी हुआ। मेंडल तो सफल हुआ था, बस मेंडल की बातें हमें समझ में नहीं आ रही थी। हां, हमें तो फिर 1900 में समझ में आई। तो ये किसके रीजन है? मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के रीजन है, असफल के रीजन नहीं। अरे मेंडल असफल होता तो हम क्यों उसको पढ़ते? वो सफल हुआ था, लेकिन उसके कार्य हमें क्यों समझ में नहीं आए, ऐसे क्या रीजन थे, उसकी बातें यहां पर ये बताई गई। और ये 4 पॉइंट तो अच्छे से याद रखो। पहला, संचार व्यवस्था का आसान न होना। दूसरा, कारक स्थायी होते हैं, विभक्त इकाई है। फिर ये वेरिएशन कैसे आ जाती है, इसके बारे में उस टाइम के समकालीन वैज्ञानिक मेंडल की इस बात को लेकर सहमत नहीं थे। एक और, गणित का उपयोग करना, ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात हुई थी। मेंडल कहता था कारक होते हैं, लेकिन कहां होते हैं, किसके बने होते हैं, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं समझा पाता था। तो ये कुछ कारण थे। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी समझ में आती है, मेंडल के टाइम पर क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई, और साथ ही साथ मेंडल के टाइम पर ना माइटोसिस का पता था ना मियोसिस का पता था, ये भी नहीं खोजे गए थे। मतलब मेंडल को ना माइटोसिस पता है, ना मियोसिस पता है, ना क्रोमोसोम पता है, कुछ पता नहीं है। फिर भी वो जेनेटिक्स की इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा गया था। बहुत सारी बातें उसने सिखाई थी, हम सीखेंगे सब। मतलब मेंडल को कुछ पता नहीं था, बेसिक कुछ नहीं पता था, फिर भी जेनेटिक्स की इतनी बड़ी बातें समझाया गया। अच्छा, ये बातें आज के टाइम पे हमें माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम सब पता होता है, लेकिन फिर भी जेनेटिक्स बहुत मुश्किल समझ में आती है। अरे बात समझ में? मतलब मेंडल अपने आप में बहुत फेमस वैज्ञानिक इसीलिए है क्योंकि एग्जैक्टली मेंडल का जो काम था वो 1900 में आना चाहिए था, क्योंकि तब तक माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम सब खोज हो गए थे। और आप देख भी रहे 1900 में 3 वैज्ञानिक आके वही काम कर रहे थे। तो मेंडल का काम एग्जैक्टली कब आना चाहिए था? वेरी गुड, 1900 में आना चाहिए था। लेकिन मेंडल ये काम 1900 से बहुत पहले, 35 साल पहले करके बैठ गया था। और जब कोई काम अपने समय से पहले हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। अरे 1900 से बहुत पहले उसने अपना काम कर लिए थे, तो ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात रही थी। क्लियर? अच्छा, ये छिपे रहने के जो रीजन है, चाहे तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लेते हैं मेंडल की सफलता का कारण। ऐसी क्या बातें हुई जिसकी वजह से कहा जाता है कि मेंडल को सक्सेस मिली, सफलता मिली? उसकी सफलता के रीजन हम समझते हैं। मेंडल की सफलता में पहला रीजन था, मेंडल एक समय पर 1 या 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे, लेकिन उनके पूर्ववर्ती वैज्ञानिक, मतलब मेंडल से पहले के जो साइंटिस्ट थे, एक समय पर अनेक लक्षणों का अध्ययन करते थे। यह उनकी प्रॉब्लमेटिक बात थी। अब समझना ध्यान से। मान लीजिए बच्चों, मैंने एक प्लांट बनाया। इस प्लांट में कई लक्षण होते हैं। जैसे आप बताइए, ऊंचाई, ये एक लक्षण होती है। अरे ऊंचाई एक लक्षण है। इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर कलर, ये बच्चों एक लक्षण है। इसी तरह से ये मटर की फली का रंग, मटर की फली का रंग कैसे, वो एक लक्षण है। मटर की फली के अंदर ऐसे बीज होते हैं, तो ये सीड होते हैं। सीड का रंग, ये भी एक लक्षण होता है। तो बताओ, एक पादप में ये एक लक्षण है या बहुत सारे? बहुत सारे। अब मेंडल से पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे, ये लक्षण भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ऐसे और भी कई लक्षण ले लिए, और इन सारे लक्षणों को अगली पीढ़ी में चेक करते थे। इस पीढ़ी में भी देखा, अगली में भी चेक किया। और जब इतने लक्षण सब अगली पीढ़ी में आप एक साथ चेक करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो लक्षण कैसे चले गए, कैसे अगली पीढ़ी में चले गए, समझ में नहीं आता है। लेकिन मेंडल की क्या खासियत थी? मान लीजिए बच्चों, मेंडल ने इस पादप में
ऊंचाई को चूज किया, इन सारे लक्षणों में से किसको चूज किया? ऊंचाई। तो अगली पीढ़ी में भी वो केवल और केवल ऊंचाई को ही चेक करता था। इसमें फ्लावर कलर क्या है, सीड कलर क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। किसको चूज किया? ऊंचाई। अगली पीढ़ी में ऊंचाई, अगली पीढ़ी में ऊंचाई। बताओ कितने लक्षण लिए? अरे एक ही तो लक्षण है। और एक लक्षण लेके जब कई पीढ़ियों तक अध्ययन करोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस पैटर्न में ये अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। अच्छा, मेंडल से पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे? सारे लक्षण एक साथ ले लेते थे। और जब सारे लक्षण एक साथ लेकर अध्ययन करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से अगली पीढ़ी में जा रहे होते। लेकिन मेंडल से पहले, मेंडल की क्या खासियत थी? एट ए टाइम एक लक्षण, या ज्यादा से ज्यादा 2 लक्षण ले लेता था। अच्छा, एक लक्षण लेना ये मोनोहाइब्रिड हो जाता था, और 2 लक्षण लेना डायहाइब्रिड हो जाता था। तो मेंडल इस तरह के मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड काम ही करता था। लेकिन पहले के वैज्ञानिक की यह दिक्कत आई थी। मेंडल की सफलता के पीछे एक बड़ा रीजन और आता है, उद्यान मटर का चयन। गार्डन पी पे प्लांट पर काम करना, उद्यान मटर पे काम करना, यह भी मेंडल की सफलता एक बड़ा रीजन है। उद्यान मटर की क्या खास बात है? मटर के पौधे 2 से 3 महीने के छोटे जीवन चक्र के होते हैं। मटर का पौधा ज्यादा लंबा टाइम का नहीं होता, 2 से 3 महीने में उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अच्छा, ये एक एनुअल प्लांट होता है, वार्षिक पादप होता है, जो 2 से 3 महीने में इसकी लाइफ साइकिल खत्म होती है। अब समझना, 2 से 3 महीने में खत्म हो गई, कम समय में लाइफ साइकिल खत्म हो गई, इससे क्या फायदा? हाँ, इससे फायदा यह होता है कि कम समय में ज्यादा पीढ़ियों तक अध्ययन कर सके। मानव में अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्यों अध्ययन करना मुश्किल होता है? क्योंकि मानव का जीवन चक्र ही बहुत ज्यादा है, और मानव पे अध्ययन करने बैठोगे तो पता चला जो वैज्ञानिक है उसका जीवन चक्र पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, मानव में अध्ययन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जीवन चक्र बहुत ज्यादा है, अगली पीढ़ी आने में काफी समय लग जाता है। लेकिन उद्यान पादप जीवन चक्र ही छोटा है, तो कम समय में बहुत पीढ़ियों तक अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा फायदा, मटर के पादप में प्राकृतिक स्वपरागण होता है। नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, आपको समझाने के लिए यहां पर मैंने जैसे ये मटर का पौधा बनाया, इस मटर के पौधे के अंदर यहां पे बच्चों ये इसका एंथर वाला पार्ट है और ये इसका ओव्यूल वाला पार्ट है। अच्छा, एक ही प्लांट में एंथर भी है और उसी प्लांट में ओव्यूल है। तो जब बच्चों इसके पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगे, जब इसके पोलन ग्रेन यहां से रिलीज होंगे तो इसके पोलन ग्रेन इसी के ओव्यूल को फर्टिलाइज करेंगे, और इसको फर्टिलाइज करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगी? सेल्फिंग। सेल्फिंग और अच्छे से कहें स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, इसका फ्लावर ऐसे बंद भी रहता है, ऐसे बंद रहता है। तो ध्यान रखो, जैसे पोलन ग्रेन उड़ेंगे इसी को फर्टिलाइज करेंगे, तो सेल्फिंग होती है। लेकिन जब बच्चों जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पर ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए दूसरा प्लांट है, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि जरूरत पड़ने पर इसके पोलन ग्रेन को यहां से बाहर निकाल के यहां फर्टिलाइज कर सकते हैं। मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। मटर के पौधे में दोनों चॉइस है, सेल्फिंग भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकता है, दोनों चॉइस होती है। हाँ, पूछा जाए प्राकृतिक रूप से क्या होती है, तो सेल्फिंग ही होती है, क्योंकि इसका फ्लावर बंद रहता है। तो जैसे इसके पोलर ग्रेन उड़ेंगे खुद के ओव्यूल को ही फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पे इसके फ्लावर को ओपन करके कृत्रिम रूप से परपरागण भी कराया जा सकता है। तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, कृत्रिम रूप से परपरागण भी करवाया जा सकता है, तो आसानी से संकरण भी हो सकता है। दोनों चॉइस है। एक और फायदा, इसमें कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट से मतलब यह होता है जिनको डिफरेंशिएट करना आसान हो। ऐसे समझो, आपको समझाने के लिए मैंने ये प्लांट यहां बनाया, ये मान लेते हैं टॉल है, और ये मान लीजिए यहां पे ड्वार्फ है। अब बताओ, टॉल और ड्वार्फ में आपको हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है, बस ये हल्का सा बड़ा, ये हल्का सा छोटा है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग उसको कहा जाता है जिनको अलग अलग करना आसान है। जैसे मान लो ये टॉल है और अगर ये ड्वार्फ होता, ये टॉल और अगर ये ड्वार्फ होता, तो क्या इनको अलग आसानी से पहचान पा रहे हो? टॉल मतलब बहुत बड़ा, ड्वार्फ मतलब बहुत छोटा, तो आसानी से पहचान में आ जाए तो उन्हीं को कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अच्छा, इन्हीं को हम कहेंगे विपर्यासी विशेषक। विशेषक का मतलब होता है ट्रेट, विपर्यासी मतलब कॉन्ट्रास्टिंग। तो ध्यान रखना, मटर के पौधे की यह बड़ी खास बात थी कि इसमें जितने भी ये ट्रेट थे ना, आसानी से पहचान में आ जाते थे, यानी ये सब कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। एक और खास बात, मटर के पादप को आसानी से उगाया जा सकता है। जहां आपकी मर्जी हो वहां पर इसको ग्रो कराओ,
कहीं पर भी इसको आप ग्रो करा सकते हो, तो आसानी से उसको लगाया भी जा सकता है। एक और खास बात, मटर के बीज आकार में बड़े होते हैं। मटर के बीज सबने देखे और हम खाते ही खाने में, तो मटर के जो बीज होते हैं बड़ी साइज के होते हैं, तो अध्ययन करना आसान होता है। उद्यान मटर का क्या फायदा है, समझ में आया? जीवन चक्र छोटा है, स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है, दोनों चॉइस है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड बहुत अच्छे, मतलब अलग अलग करना आसान होता है, आसानी से उगाया जा सकता है, बीज आकार में बड़े होते हैं। तो ये कुछ बातें होती है जिसकी वजह से उन्होंने उद्यान मटर को चूज किया, और उद्यान मटर पर काम करना उनकी सफलता का एक रीजन है। क्लियर? एक और खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टर की वंशागति का क्वांटिटेटिव विश्लेषण किया, यानी गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक लक्षण लिया, मात्रात्मक अध्ययन किया। अब इसका क्या मतलब है? क्वालिटी को क्वांटिटी में स्टडी किया। अब इस बात को आप ध्यान समझने की कोशिश करना। जैसे बच्चों, मान लीजिए मैंने यहां पर एक प्लांट लिया, इस प्लांट में मैंने यहां पर प्लांट की हाइट को चूज किया, हाइट। अच्छा, ये हाइट जो होती है ये अपने आप में एक गुण है, ये गुणात्मक लक्षण है। हाइट कैसा है? गुणात्मक। फिर बच्चों क्या किया, ये दूसरा प्लांट लिया, इसमें भी हाइट को लिया, अगला प्लांट लिया, इसके अंदर भी हाइट का अध्ययन किया, अगले प्लांट में भी हाइट का अध्ययन किया। तो एक बात मुझे बताओ, हाइट का अध्ययन, गुण का अध्ययन एक प्लांट में किया गया बहुत सारे, तो इस गुण का बहुत सारे मात्रा में अध्ययन किया गया, तो गुणात्मक को मात्रा में अध्ययन किया गया, तो इसी को कहा जाता है गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। एक बार फिर सुनो क्या सिखाया। हाइट क्या है? गुण, एक गुण हो गया, कैरेक्टर हो गया। अच्छा, इस गुण को एक प्लांट में अध्ययन किया या बहुत सारे में अध्ययन किया, क्वांटिटी में अध्ययन किया, मात्रा में अध्ययन किया, तो इसीलिए इसको कहते हैं मात्रात्मक विश्लेषण। गुण का मात्रा में अध्ययन करना, इसी को कहा जाता है गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन। बात समझ में? अच्छा, यहां पर मेंडल की खास बात क्या थी? मान लीजिए बच्चों, मैंने ऊंचाई का अध्ययन लिया, इसको मैंने एक प्लांट लिया, सपोज करना, मान लो एक प्लांट लिया, अगली पीढ़ी में अध्ययन किया, अगली पीढ़ी में अध्ययन किया, और मैंने यहां पर कुछ निष्कर्ष दे दिए। मैंने निष्कर्ष दिया कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैंने क्या क्या ध्यान सुना, एक प्लांट को लिया, कुछ पीढ़ी तक अध्ययन किया और निष्कर्ष दे दिए। क्या मेरे निष्कर्ष 100% सही है, 100% ऑथेंटिक है? ये 100% सही नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों मैंने एक प्लांट में ही चेक किया, और एक प्लांट में हो सकता है बाई चांस आंसर आ जाए, बाई चांस आंसर आ गया। मेंडल की क्या खासियत थी कि उसने अगर ऊंचाई का अध्ययन किया तो एक नहीं, बहुत सारे पादपों में अध्ययन किया, बहुत सारे मटर पादपों में अध्ययन किया। अच्छा, इस पे भी मैंने अध्ययन किया, निष्कर्ष दिया, सेम आया। इस पर भी अध्ययन किया, सेम निष्कर्ष। इस पे भी अध्ययन किया, सेम निष्कर्ष। बहुत सारे पादपों पे अध्ययन किया और सब पे निष्कर्ष एक समान आ रहा है, मतलब मेरे निष्कर्ष 100% सही है। बस मेंडल की यही खास बात थी। मेंडल क्या करता था कि ऊंचाई को जब अध्ययन करता तो एक प्लांट में नहीं, बहुत सारे पादपों में, और बहुत सारे पादपों में ऊंचाई को अध्ययन करने के बाद अपने निष्कर्ष निकालता था, और हर जगह निष्कर्ष सेम आते। तो हम कह सकते हैं कि उसने जो निष्कर्ष दिए थे ऐसे हवा में नहीं दिए थे, बिल्कुल उसके निष्कर्ष 100% ऑथेंटिक है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसने कई पादपों पे चेक किया, कई मटर के पादपों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने चेक किया, यानी उसने एक नमूना, एक सैंपल नहीं लिया, कई नमूनों पे कार्य किया था। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी लिखती है, मेंडल के प्रयोगों में नमूनों की संख्या विशाल थी। नमूना मतलब सैंपल, मतलब ये जो प्लांट है सैंपल प्लांट, तो सैंपल की संख्या विशाल थी, मतलब बहुत सारी थी, बहुत सारी मात्रा में थी। अरे बात समझ में? ऐसे स्टेटमेंट आएगा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में नमूनों की संख्या कम होती थी, नहीं, नमूनों की संख्या ज्यादा होती थी। और ये नमूने मतलब सैंपल, कितने प्लांट पे अध्ययन किए। अच्छा, पूछा जाए मेंडल के निष्कर्षों को आप 100% सही क्यों कहते हैं? क्यों कहते हो? क्योंकि उसने एक नहीं कई पादपों पर अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष दिए थे। सिंपल सा आंसर। क्लियर? एक और खास बात, मेंडल अपने निष्कर्षों का सांख्यिकी विश्लेषण किया करता था। मतलब मेंडल ने जो भी निष्कर्ष दिए थे उन सबको अपनी डायरी के अंदर रिकॉर्ड रखता था, बिल्कुल वही मैथमेटिकली फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया करता था, सांख्यिकी विश्लेषण करता था,
यह भी उसकी सफलता का एक रीजन होता है। मेंडल की सफलता के मैंने आपको 4 रीजन बताए, एक बार फिर सुन लो। पहला रीजन, एक समय में 1 या 2 लक्षणों का अध्ययन करना, पी प्लांट पर अध्ययन करना, उद्यान मटर पर कार्य करना, और एक और खास बात, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक अध्ययन करना, और लास्ट में निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना। ये कुछ बातें थी जो उसके कार्यों को सफल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये मेंडल की सफलता के रीजन है। ये सफलता के रीजन थे कि सफलता मेंडल को क्यों मिली थी, उसके क्या रीजन थे। क्लियर? तो ये बच्चों मैंने मेंडल का एक हिस्टोरिकल पार्ट आपको बताया कि क्यों उसके कार्य छिपे रहे, क्यों उसको सफलता मिली, कब कार्य किए, कब कंप्लीट किए, सब बातें हमने कंप्लीट की। अब मेंडल ने कैसे कैसे कार्य किए उन पर भी चर्चा करें। मेंडल के कार्य, मेंडल ने आप सभी जानते हैं मटर के पादप पर कार्य किया, और खास बात मटर के पादप पर उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 लक्षण या 14 विपर्यासी विशेषक, मतलब ट्रेट, विपर्यासी विशेषक, और अच्छे से कहूं तो ट्रेट। तो 7 लक्षण या 14 ट्रेट का अध्ययन किया था। अच्छा, कौन कौन से लक्षण थे, उसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था, रिसेसिव कौन सा था, वो आपको याद रखना होता है। तो हम वही लेते हैं, टेबल के फॉर्म में उसको बना लेते हैं। लक्षण, यहां लिखेंगे प्रभावी ट्रेट, यहां अप्रभावी ट्रेट। ट्रेट मतलब ये विशेषक, बात समझ में? अच्छा, लक्षण में सबसे पहला लक्षण लेते हैं। 7 लक्षण है। पहला, पादप की लंबाई या तने की लंबाई भी आप इसको कह सकते हो। आप सभी जानते हैं पादप की लंबाई 2 तरह से हो सकती है, या तो बड़ा या छोटा। प्रभावी जो होता है वो होता है लंबा, मतलब टॉल, और ये हो जाएगा बोना, मतलब ड्वार्फ। तो ये टॉल और ये ड्वार्फ, लंबा एंड बोना। अच्छा, कौन प्रभावी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावी ट्रेट मतलब टॉल है, अप्रभावी ट्रेट बोना मतलब ड्वार्फ है। प्रभावी ट्रेट किसको कहते हैं? जो होमो और हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस हो। याद है कुछ ऐसा? होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस हो, प्रभावी। ओनली होमो में हो, अप्रभावी। बात समझ में? अच्छा, अगला कैरेक्टर लेते हैं, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति 2 तरह से हो सकती है, या तो अक्षीय या बच्चों अंत्यस्थ या शीर्षस्थ। कुछ इस तरह से आप समझिएगा। यहां पर ये एक्सियल, जैसे ये ब्रांच चल रही थी, इसके ऐसे एक्सिस में लगा होता है, लेकिन अगर ये मेन ब्रांच जा रही है उसके ही टिप पे लग जाए, उसके टिप पे लग जाए तो ये हो जाता है टर्मिनल। तो ऐसे साइड में लगना एक्सियल, और एकदम टिप पे लग जाना वो होता है टर्मिनल। तो ध्यान रखना, अक्षीय जो होता है ये डोमिनेंट होता है, और टर्मिनल वाला जो होता, अक्षीय जो होता है एक्सियल वाला ये डोमिनेंट होता है, और टर्मिनल वाला शीर्षस्थ वाला ये होता है अप्रभावी। अगला लेते हैं पुष्प का रंग। इसको चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये प्लांट है, अगर यहां फ्लावर लग रहा है ऐसे एक्सिस में तो ये हो गया अक्षीय, और ऐसे टिप पे लगे तो टर्मिनल, सीधा सा। पुष्प का रंग, मटर के पादप में जो पुष्प मिलते हैं या तो बैंगनी रंग के मिलते हैं या बच्चों सफेद रंग के मिलते हैं। बैंगनी या सफेद, ये ध्यान रखना। वॉयलेट डोमिनेंट है और सफेद वाइट है। सफेद मतलब ये रिसेसिव ट्रेट होते हैं, अप्रभावी होते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन बस ऐसे लिखाऊंगा, बैंगनी रंग वाले का, तो बैंगनी रंग मतलब डोमिनेंट वाले का क्रॉस किया गया, तो आगे क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे, तो आप लोगों को ये आना चाहिए। अगला लेते हैं। अच्छा, बैंगनी और सफेद तो आप समझ सकते हो, जैसे ये वॉयलेट है और ये व्हाइट, इस तरह के इसके फ्लावर कलर होते हैं। अगले नंबर पे यहां पे लेते हैं फली का आकार। मटर की फली या तो फुली हुई होती है या सिकुड़ी हुई या पिचकी हुई, आप कह सकते हो। ऐसे या तो फुली हुई होती है या ऐसे सिकुड़ी हुई होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है। मटर की फली आपने देखी भी होगी, कुछ तो ऐसी फुली फुली सी रहती है और कोई पिचकी सी होती है। फुली हुई डोमिनेंट होती है, पिचकी हुई रिसेसिव होती है। अगले नंबर पे लेते हैं फली का रंग। मटर की फली में रंग अगर हम देखें तो इसमें एक तो होता है हरा रंग और एक होता है पीला रंग, कुछ इस तरह से। ये बच्चों पीला रंग हो गया और ये यहां हरा रंग हो गया। अच्छा, जो हरा रंग होता है वो डोमिनेंट होता है। मटर की फली सबने देखी है, अरे देखिए ना, मटर की फली मार्केट से लेके आती है, ग्रीन कलर की होती है, वो तो होता है प्रभावी। मान लीजिए कोई खराब हो गई है, उसमें पीलापन आ गया है, तो वो हो गया अप्रभावी। कौन डोमिनेंट है? हरा यहां डोमिनेंट होता है। क्लियर? अगला लेते हैं बीज का रंग या बीज पत्र का रंग कह सकते हो। मटर के बीज में कंफ्यूज होता है बच्चे, एक मिनट इसको समझना आप अच्छे से। ये बच्चों मैंने मटर का बीज यहां आपके सामने बनाया। मटर के बीज के अंदर ऐसे यहां अंदर की तरफ ऐसे 2 कोटिलीडन लगे होते हैं, देखा होगा आपने।
मटर के दाने में आप लोगों ने सबने देखा होगा कि ऊपर एक पतली सी कोटिंग होती है, कभी ऐसे हाथ से अलग किया भी होगा आपने। ये जो बाहर की तरफ कोटिंग होती है इसको कहा जाता है सीड कोट। इसको क्या कहा जाता है? सीड का कोट, सीड की कोटिंग। और ये जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है सीड कलर। अब ये अच्छे से याद रखना, मेंडल ने सीड कोट नहीं लिया था, मेंडल ने सीड कलर लिया था, बीज का रंग लिया था, नॉट बीज चोल का। अरे बात समझ में, ये बीज चोल है, ये बीज है। तो मेंडल ने किसको लिया था? सीड को लिया था, सीड कलर को स्टडी किया था। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करके आते हैं। मेंडल ने सीड कोट का अध्ययन किया, गलत। सीड कोट तो कवरिंग को कहा जाता है, मेंडल ने कवरिंग नहीं, कवरिंग को हटाने के बाद जो सीड बनता है उसका अध्ययन किया था, उसके कलर का अध्ययन किया था। अरे बात समझ में? तो यहां गलती नहीं होना चाहिए। या इसको और अच्छे से कहें तो बीज पत्र, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बीज पत्र कहा जाता है, इसका अध्ययन मेंडल ने किया था। अच्छा, यहां पर पीला रंग डोमिनेंट होता है और हरा रिसेसिव होता है। पीला मतलब इस तरह से, हरा मतलब इस तरह से। कौन सा डोमिनेंट होता है? पीला वाला। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है, मटर के जब दाने आप देखते हो तो सबको तो हरा हरा दिखता है, तो लगता है कि हरा डोमिनेंट होगा। नहीं, ये जो आप देखते हो ये तब देखते हैं जब वो पके हुए नहीं होते, कच्चे होते। मेंडल जब अध्ययन करता था जब वो पूरी तरह से पक जाते थे, मतलब मेंडल ने जो मटर के बीज लिए थे पूरी तरह से पकाए और पकने के बाद भी उसकी कोटिंग हटाई, और कोटिंग हटाने के बाद देखा गया तो जो पीला होता है वो प्रभावी होता है और हरा वहां रिसेसिव होता है। क्लियर? अगला लेते हैं इसमें बीज का आकार। ये बीज के आकार कैसे हो सकते हैं? तो या तो ऐसे गोल होते हैं या झुर्रीदार होते हैं। गोल मतलब इस तरह से, मतलब इस तरह से, इसमें झुर्रियां आ जाए तो झुर्रीदार होते हैं। क्लियर? यहां पे लक्षण कितने हो गए? 7। अब मैं आपसे पूछूं, मेंडल ने कितने ट्रेट का अध्ययन किया? बोलो बच्चों, ट्रेट का अध्ययन 7 नहीं 14, 14। कैसे? ट्रेट की बात कर रहा हूं तो 7 तो डोमिनेंट ट्रेट हो गए, 7 रिसेसिव हो गए, तो ट्रेट तो हो गए 14। हां, क्वेश्चन को ढंग से सुना, कितने लक्षण, कितने कैरेक्टर का अध्ययन किया? तो 7। तो 7 क्या है? लक्षण। लेकिन ट्रेट पूछा जाए तो 2 डबल हो जाएंगे, क्योंकि हर लक्षण के 2-2 ट्रेट आ रहे हैं। तो टोटल ट्रेट कितने हो जाएंगे? 14। और ये सब याद रखना, सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं इन दो में, फली का रंग और बीज का रंग। मटर की फली का रंग हरा डोमिनेंट होता है, पीला रिसेसिव होता है, जबकि इसमें उल्टा हो जाता है। यहां पीला डोमिनेंट है, हरा रिसेसिव है। तो बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। आप ऐसे ध्यान रखना, मटर की फली सबने देखी है, पीले रंग की होती है, हरे हरे तो हरा डोमिनेंट है, पीला यहां रिसेसिव हो गया। तो इसमें बीज के रंग में उसको उल्टा कर देंगे, बीज के रंग में प्रभावी पीला होता है और हरा रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर? टोटल लक्षण कितने हो गए? 7। इन 7 को बच्चों आप ऐसे याद रख सकते हो। पादप की लंबाई तो आप अलग से ध्यान रखो, ये तो खैर याद रहता ही है, हाइट तो याद रहता है। पुष्प की बात करें तो 2 है, दिख रहे हैं। फली की बात करें तो ये भी 2 है, फलियां भी 2 है। अच्छा, बीज की बात करें तो ये भी 2 है, मतलब पुष्प 2, फली 2, बीज 2। और एक खास बात यहां पर आप ध्यान से देखोगे बच्चों कि हर जगह यहां पर एक बात आपको फेमस दिख रही होगी, कलर। यहां भी रंग, यहां भी रंग, यहां भी रंग, इसमें भी रंग रंग रंग, ऐसे याद रखना। पादप की लंबाई तो अलग से छोड़ दो, 3 चीजें याद रखो, पुष्प, पुष्प, फली और बीज, और हर में 2-2। पुष्प में 2 क्या हो गया? एक तो पुष्प का रंग तो फिक्स है, रंग, लेकिन पुष्प का आकार नहीं होता तो उसकी स्थिति हो जाती है। तो पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग। अच्छा, फली में जाए तो उसमें भी 2 है, रंग तो फिक्स है, रंग तो हर जगह आएगा, लेकिन फली का अगला क्या आ जाएगा? आकार। फिर बीज में पहुंचे, रंग तो फिक्स है, उसका भी आकार। तो एक बार फिर से, पुष्प में 2 चीजें, रंग तो पहले बोल देना, रंग और स्थिति। पुष्प में स्थिति देखते हैं। अच्छा, बीज में रंग और आकार, फली में रंग और आकार। अरे बात समझ में? तो 3 चीजें दिमाग में बिठाओ, पुष्प, फली और बीज। फिर अपने आप इनके हिसाब से आप सोच सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन यहां पे कई बार बड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्वेश्चन बच्चों ऐसे पूछेंगे, प्रभावी ट्रेट किसको कहते हैं? हां, प्रभावी उसको कहते हैं जो कि बच्चों होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो प्लस हेट्रो में भी एक्सप्रेस हो, और अप्रभावी ओनली होमोजाइगस में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, निम्न में से कौन सा ट्रेट केवल होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है? तो ध्यान रखना, रिसेसिव वाला। होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस होता है तो डोमिनेंट वाला हो जाएगा। तो कहां कौन सा आंसर देना है बता दोगे बच्चों? तो ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इनको आप याद भी रखें। ये सारे ट्रेट वगैरह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये जो बच्चों टोटल 7 लक्षण हैं, इन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीन होती है।
लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन होती है। बात आती है इसकी जीन कहां बैठी है, इसकी जीन कहां बैठी है, इसकी जीन कहां बैठी है, और मटर में कुल कितने क्रोमोसोम हैं उन पे भी हम चर्चा करें। मटर के पादप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n = 14। 14 क्रोमोसोम होते हैं। यहां गुणसूत्र 14 होते हैं। इन 14 क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। लेकिन यहां पे बच्चों, यहां इस क्रोमोसोम 7 है तो उसके जैसे 7 और भी होंगे। क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड है। अरे इसके 1 जैसा एक होगा, 2 जैसा एक और होगा, 3 जैसा एक और, 4 जैसा एक और, 5 जैसा एक और, सबके जैसे एक एक है। तो 7 ये और 7 ये, टोटल 14। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2n = 14 क्रोमोसोम है, क्लियर। अच्छा, इन क्रोमोसोम का ये छोटा सा भाग, मान लो एक छोटा सा भाग ऐसे बना दे, ये क्या कहलाता है? हाँ, जीन। यहां पे बच्चों ऐसे जीन लगी है। अब बच्चों यहां पर ये जो जीन बैठी है, ये जीन पुष्प के रंग को नियंत्रित करती है। मैं वही लक्षण लिखूंगा जो मेंडल ने अध्ययन किए थे। क्रोमोसोम 1 पर किसकी जीन आ गई? पुष्प के रंग की। और इसी 1 पर एक जीन होती है बीज के रंग की। पुष्प के रंग की और बीज के रंग की जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे होती है, 1 पे होती है, क्लियर। अब बताओ, ये भी तो यहां पर भी तो बच्चों क्रोमोसोम 1 ही है। तो इस पर अगर मैं यहां पर अगर जीन बनाता, यहां पर और यहां पर जीन बनाता तो सेम होता। ये भी पुष्प के रंग की होती और ये यहां बीज के रंग की होती। ये तो हो जाती पुष्प की और ये होती बीज की। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम सेम ही है, समझात गुणसूत्री है। अच्छा, इस पर और इस पर जीन सेम है तो इन 1 1 में से मैं इस 1 को यहां मिटा देता हूं। यहां बच्चों इस वाले 1 को ऐसे मिटा दिया गया, क्लियर। अब बताओ, इस 2 पे जो जीन होगी वो इस पे भी होगी, तो इनको भी मिटा देते हैं। मतलब मैंने केवल 7 बना के रखे हैं, लेकिन 7 और होते। वो इसलिए हटा दिया क्योंकि जीन तो उन पे भी समान ही है। अब खास बात, क्रोमोसोम 1 पर ये 2 लक्षण आ गए। इसके बाद क्रोमोसोम 4 पर पादप की लंबाई, फिर उसके बाद आता है फली का आकार और उसके बाद आता है पुष्प की स्थिति। इन 3 लक्षणों की जीन है। क्रोमोसोम नंबर 5 पर यहां पर फली के रंग की जीन है और क्रोमोसोम नंबर 7 पर बीज के आकार की जीन है। अब बताओ टोटल कितने थे? 7 गिन लो। 7 लक्षण थे ना। पहला लक्षण, दूसरा लक्षण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 लक्षण हो गए। अच्छा, ये 7 लक्षण, अच्छे से आंसर देना। इन 7 लक्षणों की जीन किन किन गुणसूत्र पे? सोच समझ के आंसर दो। किन किन क्रोमोसोम पर? 1 4 5 7। एक बार फिर से बोलना सभी। 1 4 5 7। तो 1 4 5 7। अच्छा, 1 पर कितने लक्षण हो गए? 2। 4 पर हो गए 3 लक्षण, 5 पे 1 है और 7 पर 1 है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या क्रोमोसोम 2 पर यहां पे जीन नहीं होती? होती है। इस जीन से भी लक्षण बनते होंगे और यहां कई जीन होगी बेटे। अरे जब छुटके से Y पे 231 होती है तो यहां पे कई जीन होगी, लेकिन हमने वो क्यों नहीं लिखा? हां, क्योंकि मेंडल ने उस लक्षण का अध्ययन नहीं किया था। अरे मटर में तो कई लक्षण होंगे, सबका अध्ययन थोड़ी किया उन्होंने। तो उन्होंने जो अध्ययन किया था, मेंडल ने जो 7 लक्षण अध्ययन किए थे, उनकी जीन क्रोमोसोम 1 4 5 और 7 पे होती है। तो ये नंबर भी ध्यान रखना। 1 पर किसकी जीन है, 4 पर किसकी, ये याद रखो, क्लियर। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस अकेले लक्षण का अध्ययन करूं, एक का अध्ययन करूं, तो ये होता मोनोहाइब्रिड। एक का अध्ययन करें मोनोहाइब्रिड, तो यहां 7 लक्षण है, ये टोटल 7 लक्षण है, तो 7 मोनोहाइब्रिड बनेंगे। अगर हम इन एक एक लक्षणों को लेकर अध्ययन करते जाएं, 7 लक्षण है तो 7 मोनोहाइब्रिड बनते हैं। लेकिन खास बात, अगर मैं यहां से पुष्प का रंग ले लेता हूं, ये पुष्प का रंग ले लिया और इस पुष्प रंग, और यहां पर इसके साथ मैंने पादप की लंबाई ले ली, पादप लंबाई ले ली। अब बताओ कितने लक्षण हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 साथ में ले ली। तो 2 लक्षण साथ में ले लो तो वो डायहाइब्रिड बन जाता है। अकेला का अध्ययन मोनोहाइब्रिड, लेकिन 2 को साथ में ले ले तो डायहाइब्रिड। इसी तरह से पुष्प के रंग के साथ मैंने इस बार, इसके साथ मैंने इस बार यहां पर ले लिया फली का आकार, या फली का रंग, कुछ भी ले सकता हूं, फली का आकार ले लिया। अच्छा, फली का आकार ले लिया तो ये भी डायहाइब्रिड हो जाएगा। इसके साथ में इनमें से कुछ भी ले सकता हूं, ऐसे हम बनाते जाए। अगर हम ऐसे 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाते जाए, डायहाइब्रिड बनाते जाए, तो टोटल 7 लक्षण से 21 बनते हैं। इन 7 लक्षणों के डायहाइब्रिड बनाए, जैसे इसका फिर इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सबको मिला के बनाए, टोटल 21 बनते हैं। मेंडल की किस्मत यहां अच्छी थी कि मेंडल ने सारे 21 डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं किए।
सारे 21 डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं किए, अच्छी बात है। अगर वो सारे 21 डायहाइब्रिड क्रॉस कर लेता तो एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता। मेंडल ने जितने भी डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे, मतलब जो भी दो दो लक्षण साथ में अध्ययन किए थे, जनरली ऐसे अध्ययन किए थे जिनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे है। जैसे एक ये ले ली और एक ये ले ली, बताओ, एक जीन ये ले ली, एक जीन ये ले ली, अलग अलग गुणसूत्र पे, इनका अध्ययन कर लिया। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इनका अध्ययन कर लिया। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इनका अध्ययन कर लिया। जितने भी डायहाइब्रिड लिए, कौन से लिए? जिनके जीन अलग अलग गुणसूत्रों पे। अच्छा, इसको और इसको अध्ययन करें, अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है जीन, तो यहां पर स्वतंत्र अपव्यूहन चलेगा। अरे याद है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन में एक लाइन लिखवाई थी मैंने, कब होता है? जब जीन अलग क्रोमोसोम पे होती है। और मेंडल ने जितने भी डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे, सबकी जीन अलग अलग पे थी, उसको पता नहीं था, बाय चांस ले लिए थे बस उसने। अच्छा, मेंडल ने जितने भी लक्षण लिए थे, सबकी जीन अलग पे थी, मतलब उसको हर जगह स्वतंत्र अपव्यूहन मिला। लेकिन सपोज करो इन 21 में से मान लो ऐसा कोई डायहाइब्रिड वो कर लेता जिसकी जीन सेम गुणसूत्र पे हो, जैसे इन दोनों की बात करें या इन दोनों की बात करें। अगर इन दोनों को साथ में अध्ययन कर लेते तो इसकी जीन तो समान गुणसूत्र पे है, और समान गुणसूत्र पे है तो स्वतंत्र अपव्यूहन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्वतंत्र अपव्यूहन तो तब होता है जब जीन अलग क्रोमोसोम पे है। बताओ, इन दोनों को साथ में अध्ययन करते तो क्या होता? अगर इन दोनों को साथ में अध्ययन कर लिया जाता तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। स्वतंत्र अपव्यूहन मेंडल दे ही नहीं पाता, स्वतंत्र अपव्यूहन दे ही नहीं पाता, क्योंकि ये साथ साथ जाते, और साथ साथ जाते ही लिंकेज चालू हो जाती, सहलग्नता चालू हो जाती, और सहलग्नता आते ही स्वतंत्र अपव्यूहन अपने आप फेल हो जाता है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलता हूं मैं, यदि मेंडल ने फली का आकार और पादप की लंबाई का अध्ययन एक साथ किया होता, अगर एक साथ अध्ययन किया होता तो दो बातें होती। पहला, वो स्वतंत्र अपव्यूहन को नहीं समझा पाते। अच्छा, इन दोनों को साथ में अध्ययन करते तो स्वतंत्र अपव्यूहन हो ही नहीं पाता, लेकिन किस्मत थी अध्ययन नहीं किया, ये किस्मत ही थी कि अध्ययन नहीं किया। या एक बात और ये होती, संभवतः तो वो सहलग्नता को खोज कर लेते, लिंकेज को खोज कर लेते, लेकिन ज्यादा चांस है बच्चों वो फेल हो जाते, स्वतंत्र अपव्यूहन को नहीं समझा पाते। क्योंकि मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन जो दिया था उसमें तो उनको प्रॉब्लम आती ही आती। सहलग्नता खोज करते नहीं करते बाद की बातें, और बड़ा मुश्किल होता। सहलग्नता तब खोज हो पाती है जब पहले क्रोमोसोम तो पता हो। मेंडल को तो क्रोमोसोम का ही नॉलेज नहीं था, तो सहलग्नता खोज करना वो दूर की बात थी। ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी? स्वतंत्र अपव्यूहन को नहीं समझा पाते। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पे बैठी थी। तो मेंडल की किस्मत अच्छी थी कि दोनों को साथ में अध्ययन नहीं किया, क्योंकि अध्ययन करते ही उनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अपने आप फेल ही हो जाता हो, तो उनको गड़बड़ हो जाती। फिर बात समझ में? तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके मॉड्यूल में से क्वेश्चन दिए हैं हाइपोथेटिकल, ये हाइपोथेटिकल बातें कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो ऐसा होता तो दो बातें होती, ज्यादा चांस से स्वतंत्र अपव्यूहन में वो फेल हो जाते। बात समझ में? लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उनका उन्होंने अध्ययन नहीं किया। ये जो कैरेक्टर समझ में आया? अच्छा, मटर के पौधे में सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? सेक्स क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम मैंने आपके सामने बना रखे हैं। सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? एक भी नहीं, क्योंकि बच्चों बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता है, तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होते। तो ये भी याद रखना, मटर के पौधे में गुणसूत्र की संख्या ये तो याद है 14 है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम पूछे तो 0 बताना है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बनता है, मेंडल को झुर्रीदार बीज क्यों प्राप्त हुए? तो झुर्रीदार बीज प्राप्त होने के पीछे रीजन था स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के अभाव में। मतलब जो गोल बीज होते हैं राउंड वाले, इनमें एसबीई उपस्थित होता है। एसबीई मतलब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, मतलब इस तरह से ये स्टार्च है, तो इनमें ऐसे ब्रांच बनाने का एंजाइम चाहिए, ऐसे ब्रांच बनाने वाला। ये एंजाइम कौन सा था? एसबी। अगर एसबी उपस्थित है तो ऐसे ब्रांचेस बन जाती है, और ब्रांचेस बन जाती है तो ऐसे गोल बन जाता है। लेकिन इसमें एसबी अनुपस्थित था, तो ब्रांच नहीं बन पाती, इसी वजह से इनका शेप बिगड़ कर ये झुर्रीदार हो जाते हैं। बात समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन, झुर्रीदार बीज क्यों मिले थे? तो किस वजह से मिलते हैं? एसबीई के अभाव के कारण। एसबीई का पूरा नाम स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। यहां तक बच्चों मैंने आप लोगों को मेंडल की हिस्ट्री क्या थी, कैसे उन्होंने अपने कार्य किए थे, कितने लक्षण लिए थे, वो सब बातें समझाई। अब मैं आपको आगे मेंडल की तकनीक के बारे में भी समझाऊंगा। क्लियर? यहां तक जो अभी तक सिखाया गया क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? ये हिस्टोरिकल पार्ट याद रखो बेटे,
इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, हर साल एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, ये ईयर वगैरह कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, तो इन पे आप अच्छे से ध्यान रखें।